अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? हमारी आज की तहरीर का उन्वान है एक था अली। इसे तहरीर किया है दिया मिर्ज़ा साहिबा ने। तो आइए पढ़ते हैं। उसने जब से होश संभाला था सबसे खूब प्यार समेटा था। नानी, दादी, माँ और बड़ी बहनें उसके खूब लाड उठाती। पहले कुछ साल तो उसे समझ ही ना आया कि ये सारी औरतें उससे इतना प्यार क्यों करती हैं, उसकी जुड़वां बहन से क्यों नहीं। लेकिन कुदरत हर सवाल का जवाब सवाल उठते साथ कहाँ देती है, वक्त आने पे देती है। और मुंह जुबानी नहीं देती बल्कि तजर्बे करवाती है, और सारा मुहिम्मा हमसे ही हल करवाती है। यूं जो जवाब हमें मिलते हैं वो अगली सारी जिंदगी के लिए याद रह जाते हैं। अली जब 10-12 साल का हुआ तो माँ की जान हर वक्त उसी में अटकी रहती थी, और अब्बा जी भी उसकी तालीम पर लगाने के लिए पैसे बचाने लगे थे। उसे हर वक्त घर वालों से यही सुनने को मिलता था कि पढ़ो, मेहनत करो, ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तुम पे बहुत सी जिम्मेदारी हैं। बस फिर क्या था, 16-17 साल की उम्र से ही गलियों में दोस्तों के साथ आवारा घूमने फिरने और मैच खेलने की ख्वाहिश दिल में दफनाए वो अब्बा के साथ दुकान संभालने लगा था। सुबह कॉलेज जाता और वापस आकर दुकान पे बैठता। घर का सौदा सल्फ लाना और बहनों को स्कूल लाने ले जाने से लेकर उनकी बेवक्ती फरमाइशें पूरी करना भी उसी की जिम्मेदारी थी। जब से अली दुकान पर बैठने लगा था, दुकान से आने वाली कमाई में खातिर खा इजाफा हुआ था, और ये इजाफा अली से जुड़ी उम्मीदों को भी बढ़ा गया था, जिनका वक्तन फवक्तन इजहार भी होता रहता। मेरा बेटा बड़ा ही मेहनती है, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा तरक्की करेगा और ज्यादा कमाएगा। अली पुत्र, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, इन बहनों का सहारा तुमने ही बनना है। बेटा, बहन को देखने दिखाने का सिलसिला शुरू करना है, इस इजाफी खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, लेकिन मुझे यकीन है तुम बंदोबस्त कर लोगे। वालिदैन जब भी प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते तो वो हाथ किसी नई जिम्मेदारी को उसके कंधों पर मुंतकिल कर जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदों की आड़ में हजारों जायज़ व नाजायज़ जिम्मेदारियां उस पर डाल दी गई थीं। मुनासिब तालीम हासिल करने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। दुकान अब अब्बा के हवाले थी, लेकिन इससे आने वाली कमाई से घर का राशन पानी बमुश्किल पूरा होता। ऊपर के सब काम कैसे करने हैं, पैसा कहाँ से आएगा, ये अली जाने और उसका खुदा जाने। लेकिन हाँ, माँ और बहनें उसका खूब ख्याल रखती। कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना और उसके आने पर गरम गरम रोटी बनाने की जिम्मेदारी चारों बहनों ने खुश असलूबी से उठाई हुई थी। इसलिए अब उस पर उनकी फरमाइशें पूरी करना भी फर्ज था, जो कुछ इस किस्म की थी। भाई, साइंस के मज़ामीन की ट्यूशन रखवा दोगे ना? भाई, आजकल फलां स्टाइल का फर्नीचर चल रहा है, मुझे भी वही चाहिए। भाई, आते हुए 5 छुआरमे लेते आना, अम्मी अब्बू ने नहीं खाने। भाई, सहेली की बहन की शादी है, कोई अच्छा सा गिफ्ट तो ला दो। भाई, गर्मियाँ शुरू होते हुए महीना हो गया, हम सबको 2-2 सूट तो बनवा कर दो कम से कम। ये सब फरमाइशें प्यार से की जाती हैं या मुंह बिसोर कर अली ज़रूर पूरी करता, और क्यों ना करता। उसे बचपन से सिखाया ही यही गया था कि ये सब उसी ने करना है, सो वो कर रहा था। सारा दिन काम करते करते जब थक जाता तो रात को दिल बहलाने की खातिर दोस्तों के साथ मिल बैठता, जहां मर्दाना फितरत के मुताबिक हल्की फुल्की गपशप लगाई जाती, और उसके बाद रोज़ बरोज़ बढ़ने वाली महंगाई के पेश नज़र आमदनी बढ़ाने के तरीके ज़ेर बहस लाए जाते। फिर घर आकर मोबाइल इस्तेमाल करते करते सो जाता। बड़ी दोनों बहनों की शादी करवाकर अब वो खुश था कि चलो अब उसकी भी शादी हो जाएगी। कोई सुर्ख जोड़ा पहने हसीना उसकी भी दहलीज पार करेगी, जो उसके थकन से चूर रूह जिस्म के लिए सुकून का समान मर करेगी। चंद दिन इस खुशगवार एहसास के जेर असर गुजारे तो दिल ने उस हसीना का चेहरा भी वाजे करना शुरू कर दिया, जो हू बहू गली की नुक्कड़ पर रहती बानो जैसा था। बानो की मोहब्बत का बीज तो दिल में बोया जा चुका था, लेकिन बीज से निकलने वाला नन्हा सा पौधा उसके दिल की मजबूत दीवारों से बाहर ना निकल सका। फिर यूं हुआ कि एक दिन अम्मा और बानो की अम्मा को बातें करते सुन लिया, तो पता चला कि बानो की जल्द ही शादी कर दी जाएगी। बस फिर गम भुलाने के लिए चंद दुखी गाने और सिगरेट के चंद कश मुआवन रहे। जिंदगी में कोई और सुर्ख जोड़े वाली आ जाती तो शायद बानो अपनी रुखसती के साथ ही रुखसत हो जाती, लेकिन अब तो वो अपने घर से रुखसत होने के बाद सीधी उसके दिल में आ बैठी थी। वो रोज रोज फितरी तकाजों और दिल के हाथों मजबूर होता जा रहा था, लेकिन भला बेटियों से पहले बेटे की शादी कौन करता है। उसकी अम्मा भी इसी सोच की हामिल थी, और फर्मा बरदार बेटा कहलवाने के लिए अम्मा की सोच के सामने सरे तस्लीम खम करना अशद ज़रूरी था, जो कि किया गया। जब शोख चंचल कंवल ने उसके घर की दहलीज पार की, वो 35 का हिस्सा पार कर चुका था।
بہنوں کے لاڈ اٹھانے کی عادت نے بیوی کو بھی ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنے کا راستہ دکھایا، لیکن اماں کو اس راستے پہ چل نکلنا منظور نہ تھا، کیونکہ اماں نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے سارے سبق تو اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھائے تھے، نہ کہ دوسرے کی بیٹی کے لیے۔ جب وہ نوکری پہ ہوتا، اماں کنول کو بات بے بات روکتی ٹوکتی رہتی، جس کے سبب اس کے آنے تک اس کی کنول مرجھا چکی ہوتی۔ تھکان سے چور لہجے میں جبرن رس گھولتے ہوئے جیسے ہی وہ بیوی سے اداسی کا سبب پوچھتا، تو گلے شکووں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ جسے اس کے سکون کا باعث بننا تھا، وہ اس کی وجہ سے مزید پریشان ہو جاتا، اور یوں ہی ہر دوسرے روز وہ اور اس کے تقاضے پریشان کن سوچیں سوچتے سوچتے سو جاتے۔ اماں کا موقف تھا کہ انہوں نے اتنی محنت سے بیٹا پروان چڑھایا ہے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جبکہ کنول ہر وقت اسے اپنا گھر بار چھوڑ آنے کی قربانی یاد دلاتی رہتی۔ وہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں گنوا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی، اور وہ سوچتا کہ کیا اسے چین کا سانس لینے کا بھی حق حاصل ہے یا نہیں؟ تو دل سے آواز آتی، شاید نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے نئی نویلی دلہن کو سسرال والے خوش کرنے کو کہہ دیں کہ یہ گھر اب تمہارا ہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ایک عرصے سے مرد کے حقوق کا استحصال کرتی آ رہی ہے، لیکن واویلا اپنی حق تلفی کا مچاتی ہے۔ عورت مرد کو اسی کی کمائی میں سے 2 وقت کی روٹی سالن اور دھلے ہوئے کپڑے دے کر ریلیاں نکالنے لگتی ہے، جبکہ مرد ایک عرصے سے عورت کو خوش و خوشحال رکھنے کے لیے پس رہا ہے، مگر خاموش ہے۔ پتہ نہیں اس میں اتنا ظرف کہاں سے آیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس معاشرے کے مرد کے ظرف کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں علی کی جو کہانی لکھ رہی تھی اس کا کیا بنا؟ اس کا کچھ بھی نہیں بنا، نہ بنے گا، نہ وہ کوئی اتنی خاص کہانی ہے جسے پورا کرنا ضروری ہو۔ بلکہ علی کی کہانی تو بڑی عام سی کہانی ہے، جو کردار اور محل وقوع کے بدلاؤ کے ساتھ بہت سے گھروں میں دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ معاشرہ عورت کا معاشرہ ہے، جہاں مظلوم عورت کے پیچھے بھی کسی ظالم عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن سارا الزام مرد کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ علی تو معاشرے کا وہ مضبوط کردار ہے جو بہت سے خاندانوں کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں سے علی جیسے مظلوم کردار ختم ہو جائیں یا اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ہمارے معاشرے کی عورتیں بھی فکر معاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی، لیکن شاید ایسے ہی وہ علی جیسوں کی قدر کرنے لگیں۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اس طرح کے مزید بہترین تحریروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔